ऑलराइट, तो अब हम पार्लियामेंट के अंदर ही एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है शॉर्ट नोट ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर। अब ना कहीं भी किसी भी कंट्री में जब पार्लियामेंट होगा, कांग्रेस होगी, तो उस सभा के ऊपर बैठने वाला कोई बंदा तो चाहिए ही, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं, ठीक, जो उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गया। अब इसमें ना हम लक्ष्मीकांतियन फैक्ट्स नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में कि स्पीकर इज नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड पीएम के पास स्पीकर इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आता है, या फिर उसके पास कास्टिंग वोट होती है, सब्सटेंशियल मोशन ऑफ वो सब्सटेंटिव मोशन आ जाता है, ब्ला 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 ब्ला, ऑल दीज थिंग्स ना, कि हाँ वो जो कमिटीज बिठाते हैं उसका चेयरपर्सन होता है, ऑल दीज थिंग्स वी आर नॉट डूइंग हियर। सो दोज लक्ष्मीकांतियन फैक्ट्स यू कैन डू फॉर योर प्रीलिम्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत इटसेल्फ। यहाँ पे हम हल्का सा एनालिसिस करते हैं जो आपको GS2 और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन में काम आएगा। नाउ कोई भी जो बॉडी है ऐसे वाली, तो वहां पे स्पीकर तो होगा ही। तो ना दो टाइप के मेन मॉडल जो मतलब मेन स्ट्रीम है, देयर कुड बी मल्टीपल, वो एग्जिस्ट करते हैं, एक ब्रिटिश और एक यूएसए का जो स्पीकर का मॉडल है। जो ब्रिटिश मॉडल है ना, वहां पे क्या होता है, स्पीकर न्यूट्रल होता है। वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, ठीक है। तो मतलब क्या बना इस बात का, जिस बंदे को स्पीकर बनाया जाता है दैट पर्सन फॉर्मली रिजाइंस फ्रॉम पार्टी, ठीक। उसने रिजाइन कर दिया, आज से मैं इस पार्टी का नहीं रहा, अब मैं देश का हो गया। ए पॉलिटिकल होगी वो पोस्ट, ठीक। ऑन दी अदर हैंड, अब वो ना उसको कोई और पोस्ट नहीं मिलेगी, उसने अब रिजाइन कर दिया, वो स्पीकर ही रहेगा। ऑन दी अदर हैंड जो यूएसए है, यूएसए में क्या होता है कि जो स्पीकर है ना वो ओपनली सपोर्ट्स दी पार्टी, ठीक है, वो ओपनली सपोर्ट करता है। उसका डिसीजन फाइनल भी नहीं होता स्पीकर का, जैसे ना बहुत सारी चीजों में तो होता क्या है कि पूरा एंटायर हाउस डिसाइड्स इन केस ऑफ नॉट एग्रीइंग विद द स्पीकर। तो ये थोड़ा ना प्रैक्टिकल है कि यार इट इज इम्प्रैक्टिकल टू एक्सपेक्ट एक बंदे को कि जिसको आप एक पार्टी से नीचे से उठाया और उसको स्पीकर बना दिया, और आपने एक्सपेक्ट किया कि वो ना पूरा न्यूट्रल रहेगा। अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या सिस्टम है, इंडिया में ना जस्ट लाइक मोस्ट थिंग्स ब्रिटिश और यूएस दोनों का मिक्स है। कैसे, इन थ्योरी तो न्यूट्रल है अपने स्पीकर साहब, क्योंकि वो चले जाते हैं ऊपर और वो अपनी पार्टी से ऊपर उठ जाते हैं। बट इन प्रैक्टिस अगर हम देखें, आज हम वही देखेंगे, प्रैक्टिस में मैं आपको 5-6 केसेस बताऊंगा, तो जहां पे हमें ऐसा लगा है कि स्पीकर हैपन्स टू बी अ पार्टी पर्सन, ठीक है। आजकल जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं उनका बहुत सही रहता है कंडक्ट ना, मतलब पार्लियामेंट में, यू शुड वॉच इट, लाइक वेरी लाइक इंटरेस्टिंग मैन, काफी अच्छे से मतलब ऐसे वो डिसिप्लिन करते हैं, तो मन करता है देखने का पार्लियामेंट को। सो पार्टी पर्सन है वो, नॉट सॉरी, वो पार्टी पर्सन नहीं है, वो स्पीकर है, काफी एक्टिव स्पीकर है, ओम बिरला जी, ठीक है। नाउ हैविंग सेड दैट, अब अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकर की पोजीशन के बारे में क्या सोचा गया था, नेहरू जी बोलते थे, नेहरू जी बोलते थे कि जो स्पीकर की पोजीशन है ना, स्पीकर रिप्रेजेंट्स, इन हिज वर्ड्स, स्पीकर रिप्रेजेंट्स द डिग्निटी ऑफ हाउस, freedom of house, he represents the nation, speaker is the symbol of nation's liberty, dignity, position of speaker should be occupied by men of outstanding ability and impartiality। तो नेहरू जी ने इसमें फुल प्रियम्बल पेल दिया, ही वाज लाइक कि जो स्पीकर की जॉब है, एसेंशियली वो क्या बोलना चाहते हैं कि ना एक मर्यादा पूर्ण एक ऑफिस पे बैठा है, डिग्निटी वाले ऑफिस में है। मर्यादा पूर्ण कौन है, जो फिर ये नहीं देखता कि ये बीजेपी वाले हैं कि ये कांग्रेस वाले हैं, ठीक। अदरवाइज हमारे पास में अनफॉर्चुनेटली काफी महान महान स्पीकर्स हुए हैं जिन्होंने शायद इतना पार्टीजन तो उन्होंने नीचे रह के नहीं दिखाया जितना ऊपर जाके दिखाया, ठीक। तो इस वजह से नेहरू जी ने बोला था कि एक डिग्निटी होनी चाहिए और एक हाउस में फ्रीडम क्रिएट की जाए। फ्रीडम का मतलब इनडिसिप्लिन नहीं है यहाँ पे, लेकिन फ्रीडम दैट एक बेस्ट हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ डेलिब्रेशन है ना एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो पार्लियामेंट है। सो ये तो हो गया एक बेसिक सी चीज की स्पीकर का ऑफिस क्या है। अब हम करते हैं इसकी क्रिटिकल
इवैल्यूएशन। ठीक है साहब। अब सिंस इंडिया इज नाइदर मॉडल्ड इस इंस्टीट्यूशन प्योरली ऑन ब्रिटिश और यूएस सिस्टम, तो हो क्या जाता है, हमारे इंडिया में जो ऑफिस ऑफ स्पीकर है ना, उसकी थ्योरी और उसकी प्रैक्टिस, इसमें बहुत गैप आ जाता है। इन थ्योरी तो हमारे स्पीकर साहब न्यूट्रल है, पर इन प्रैक्टिस हमारे स्पीकर साहब न्यूट्रल नहीं हो पाते, रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा ही हो पाता है। तो जैसे ना एक यूके में कमेटी बैठी थी, पेज कमेटी। तो पेज कमेटी जो है यूके की, उसने क्या बोला था, वो बोलते थे कि यार इवन व्हेन स्पीकर इज अ न्यूट्रल पोस्ट इन यूके, पर उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि यार यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है ऑफ स्पीकर गोइंग पार्टीजन। तो बोलते हैं कि इफ स्पीकर फेल्स टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, इट साउंड्स डेथ नेल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जब ऊपर बंदा बैठा ही न्यूट्रल नहीं है, जिसने डिसिप्लिन क्रिएट करना है, वही जिसने प्रिजाइड करना है हाउस को, इफ दैट पर्सन इज नॉट न्यूट्रल, तो फिर क्या हो गया, मौत का घंटा बज गया। चर्च में बजता है ना डेथ नेल, मौत का घंटा बज जाएगा। ठीक है। तो इसी में अगर हम देखें तो ये हम इसको देख भी सकते हैं कि ये सच भी है। फॉर एग्जांपल हम कुछ केस स्टडीज अगर इंडिया की उठाएं, ठीक है, तो डेथ पेज कमेटी क्या बोलती है, दैट स्पीकर हैज टू बी न्यूट्रल एंड इवन इन कंट्रीज वेयर स्पीकर इज in theory neutral, it has been acknowledged that there can be a possibility of speaker taking sides with the political parties. Okay, तो हमारी कंट्री में फॉर एग्जांपल क्या हुआ है कि बड़े सारे स्पीकर्स के केसेस रहे हैं। फॉर एग्जांपल लुई बारबोजा, ठीक है, गोवा के स्पीकर थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, रिजाइन किया, अपनी पार्टी बना ली, और बड़े सारे जो डिफेक्टर्स थे, डिफेक्शंस मल्टीपल करा के सीएम बन गए। सिमिलरली अभी जो हमने उस दिन गवर्नर के रोल में किया था, ठीक है, नबम राबिया, अरुणाचल प्रदेश के स्पीकर, उन्होंने क्या किया, रूलिंग पार्टी के 16 मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया। कहते कि तुम पे लग रहा है भैया डिस्क्वालिफिकेशन, इवन दो वो जो बंदे थे ना, उन्होंने अपनी, उन्हीं 6-16 बंदों ने ना तो उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी थी, ना ही उन्होंने कोई डायरेक्टिव जो है अपनी पार्टी का उसको डिफाई किया था। तो स्पीकर ने बड़े पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ में एन राबिया, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। ठीक है। सिमिलरली गोविंद सिंह कुंजवाल होते थे, उत्तराखंड के स्पीकर होते थे, उन्होंने भी 9 रूलिंग एमएलएस को इस वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि वो ना बजट पे वोटिंग मांग रहे थे। वो भी तब जब मतलब ये जो उत्तराखंड का वो है असेंबली है, वो अलाउ करती है कि हाँ भाई यार अब कोई भी चीज़ है वो उस पर वोटिंग होएगी। तो कहने का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा में ऐसा हुआ था। हरियाणा में जब इनकी सरकार थी, हुड्डा की फर्स्ट सरकार थी, उसमें बहुत सारे बंदे, कुलदीप बिश्नोई पार्टी एक बनी थी, उनकी पार्टी से गए थे और वो अपनी पार्टी से डिफेक्ट करके हुड्डा की सरकार में चले गए। कुलदीप बिश्नोई ने स्पीकर को बोला कि इनके ऊपर डिफेक्शन लगाओ, वो 5 साल पूरे हो गए, उन्होंने डिफेक्शन ही नहीं लगाई। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे कुछ केसेस हैं जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि स्पीकर्स हैव नॉट एक्टेड ऑल दैट इम्पार्शली। तो फिर इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन यही है कि इंडिया में भी क्या होना चाहिए, ब्रिटिश सिस्टम होना चाहिए। हो क्या कि जो स्पीकर है वो फॉर्मली अपनी पार्टी छोड़ दे और वो अब उधर आ गए, उसके बाद में इनके पास ना अब एक वो लाना चाहिए क्या, जो एक बार स्पीकर बन गया ना वो फिर दोबारा ना ऐसा नहीं है कि कोई मिनिस्टर बन जाएंगे। ठीक है, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। फिर ये नहीं होना चाहिए कि उनको रिजाइन करवा के वापस ले आए। जैसे एक बार जीएस ढिल्लो थे लोकसभा के स्पीकर, उनके साथ हुआ था ऐसे कि उनको 1975 में, यू नो विच पार्टी, ठीक है, तो 1975 में क्या हुआ, जीएस ढिल्लो साहब को बोला 2 बार के स्पीकर को कि रिजाइन करो, बिकॉज वो अपनी पार्टी की इतनी ज्यादा फेवर करते थे, उनको शिपिंग मिनिस्टर बना दिया था। तो ये सब नहीं होना चाहिए। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के चक्कर में बंदा इज एक्टिंग in a partisan manner, that shouldn't be the case. Therefore we should go for a British system, British model, where a speaker formally resigns
Speaker is supposed to be should formally resign and should act in a non-partisan manner, and in addition to that we should make sure that speakers are not given post retirement government benefits ऐसे वाले, मतलब of course they should get their pensions and whatever they get remuneration wise, but not like ऐसे future post नहीं मिलनी चाहिए ऐसे वाली. Okay, so that is a little short note on the role of speaker analysis wise. अब हम एक छोटा सा नोट करते हैं on एंटी डिफेक्शन लॉ. पार्लियामेंट में ही हम एक और छोटा सा टॉपिक एक करते हैं, छोटा यट इम्पॉर्टेंट. इसमें भी ना मतलब हम सिर्फ एनालिसिस ही करेंगे. वो क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ. एक बात ना आपने समझनी है कि मैं इसमें आपको एनालिसिस क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आप खुद दिमाग लगाओ. आपको पॉलिटिकल साइंस हो या GS2 हो, ये आपको किस दिन लिखना होगा? जिस दिन आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा. अब जिस दिन आपका प्रीलिम्स ही क्लियर हो गया उस दिन आपको मेरी ज़रूरत थोड़ी है ये बताने के लिए कि यार स्पीकर इलेक्ट कैसे होता है. वो तो आपको पता ही होगा ना, तभी आप प्रीलिम्स क्लियर करके आए हो. उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये बताने लग जाऊँ कि स्पीकर कैसे सिलेक्ट होता है, तो फिर तो इस कोर्स का पॉइंट ही डाइल्यूट हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. तो एनालिसिस तक हमने रखा है. इसमें यही सेंस बनाता है, यही ज़रूरत है. किसी भी दिन आप पॉलिटिकल साइंस से या GS2 का पेपर दोगे उस दिन आपको ये सब ऑलरेडी पता होगा. ठीक है. Having said that, now coming back to the basic point, anti defection. एंटी डिफेक्शन जो है ये क्या है? किसी चीज को रोक रहा है भाई, ये किसी डिफेक्शन नाम की चीज को. तो डिफेक्शन क्या है? हमारी कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3 एंड देन सो ऑन. ठीक है. चुनाव हो गया, इस पार्टी के पास 5 लोग, मान लो पार्टी 4, इसके पास में 5, इसके पास में 5, इसके पास में 5, 20 में से 5-5 MLA सब पार्टीज के आ गए या MPs आ गए. सरकार बनाने के लिए चाहिए 11. अब इन दोनों ने मिलके सरकार बनानी शुरू की. इनके पास एक बंदा शॉर्ट है, तो यहाँ से एक बंदे को बोलते हैं भाई आजा और हम तेरे को एक पोस्ट दे देते हैं. उसने ये वाली पार्टी 3 छोड़ दी और उसने ये पार्टी ज्वाइन कर ली. यहाँ पे 11 लोग हो गए. अब इधर कितने रह गए? 9. फिर इन दोनों ने 9 ने इधर के कितनी इन 11 में से किसी 2 को बोल दिया भाई तुम इधर आ जाओ, तुम्हें हम बना देते हैं, एक पोस्ट दे देते हैं, हम सरकार बना लेते हैं. फिर इनको लगा यार हम बना लेते हैं, फिर इनको लगा हम बना लेते हैं. कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि किसी बंदे को बुलाया है, उसको बोला कि तू आ जा, और 1% शॉर्ट है और उसने बोला कि ठीक है मैं आ जाता हूँ पर मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा. सीधा कि मैं एक ही सीट है मेरी अकेले की, एक इंडिपेंडेंट भी जीत गया, मान लो इंडिपेंडेंट. ठीक, यहाँ पे 6 कर लो, ठीक है कुछ भी. यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जीत गया, वो बोलता ठीक है मैं आ जाता हूँ लेकिन मैं बनूंगा CM. और नेगोशिएशन यहाँ तक हुई है कि डेप्यूटी CM तो लोग बने भी हुए हैं. ठीक, बड़े बड़े मिनिस्ट्री तो लोगों ने ली भी हुई हैं. आजकल भी आप सुन रहे मध्य प्रदेश में चल रहा है, कमलनाथ हैज बीन ट्राइंग टू गेट BJP's MLAs ऑन हिज साइड बिकॉज कमलनाथ की तकरीबन पूरे से MP हैं उसके पास में. SP और BSP की सीट्स मिला के उसके पास में वो बने हैं, सरकार बनी उसकी. तो वंस कमलनाथ स्टार्टेड फेचिंग BJP MLAs, नाउ BJP हैज आल्सो स्टार्टेड थ्रू उसके MLAs तोड़ के लाने की. तो सारा इतना पूरा एक वो फनी सा माहौल बना हुआ है मध्य प्रदेश में. सो नाउ जब ये सब कुछ हो गया तो आप देख सकते हो कि बंदे को मतलब पार्टी से तो कोई वो ही नहीं है, लगाव ही नहीं है. वो आज इधर ज्वाइन कर रहा है, आज उधर ज्वाइन कर रहा है, जहां पे भी सरकार बन रही है. तो एक तो इससे सबसे पहली प्रॉब्लम क्या हुई? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. आज इन 2 पार्टी की सरकार है, फिर एक बंदा चला गया गिर गई, या फिर उनकी सरकार बन गई गिर गई. परपेचुअल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सिस्टम में बनी हुई है. ठीक है. एंड क्योंकि होगा क्या, हो सकता है कि यार पार्टी मे लूज द मेजॉरिटी इफ द मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी डिफेक्ट. दूसरा क्या है, आप सिंपल सी चीज देखो ना, इस एग्जांपल में P1, P2, P3, P4. अगर ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, अगर इधर का एक बंदा इधर आ रहा है तो वो क्यों आएगा? या तो उसको CM कुछ पोस्ट देंगे, लेकिन पोस्ट तो उतनी ही है, लिमिटेड ही है, किस किस को दे देंगे. फिर क्या करेंगे उसको? मनी. ठीक है. तो यही अगर हम रिसेंट एग्जांपल देखें तो बोल रहे हैं कि 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं MLAs को. इन अदर वर्ड्स क्या है? करप्शन. डिफेक्शन लीड्स टू करप्शन. क्योंकि अब अगर आप ये देखो ना, सरकार बना ली और इसको इन्होंने दे दिया 10 करोड़ रुपए.
इफ दिस पर्सन इज चार्जिंग 10 करोड़ रुपीज फ्रॉम कमिंग दिस वे, इन्होंने दे भी दिए इसको 10 करोड़ रुपए, तो अब ये सरकार 10 करोड़ रुपए पूरे भी करेगी कहीं से, कहाँ से, करप्शन के थ्रू। ठीक, तो होता क्या है कि आइदर मिनिस्ट्रियल पोस्ट और मनी, दैट बिकम्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। तो इंडिया में सो मच सो था कि इंडिया में कल्चर है ना जो बोलते हैं, हरियाणा का एक केस हुआ था, आया राम गया राम। बंदा था जिसने एक ही दिन में 3 पार्टीज ज्वाइन कर ली थी। एक पार्टी ज्वाइन की तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जब तक प्रेस वाले पहुंचे वो दूसरी पार्टी में चला गया, लोग वहां पहुंचे वो दोबारा तीसरी पार्टी में चला गया। ठीक, तो इस चीज से डील करने के लिए मतलब ऑल द पीपल से दैट ही हैड हिज ओन रीजंस, बट लेट्स नॉट बी ओवर क्रिटिकल। इस चीज से डील करने के लिए राजीव गांधी सरकार केम अप विद दिस आइडिया कॉल्ड 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, और वो लेके आए एंटी डिफेक्शन लॉ। इसने क्या बोला कि यार जो डिफेक्शन है ना, ठीक है, ये तो भाई सही चीज नहीं है और ये हम कर रहे हैं इलीगल। अगर कोई बंदा डिफेक्ट करेगा अपनी पार्टी से तो उसकी मेंबरशिप जाएगी। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हाँ अगर ऐसा हो जाए कि 1/3 मेंबर छोड़ के चले जाएं फिर ये हम अलाउ करते हैं। इसका मतलब क्या है कि पार्टी में सम सीरियस डिसेंट एग्जिस्ट करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि लेट्स टेक, एक पार्टी 1 है जहां पे 10 लोग हैं और एक पार्टी 2 है जहां पे 9 है। अगर इनको चाहिए मान लो चलाने के लिए 11 लोग, ठीक बात। अब क्या हो रहा है, इधर से अगर एक बंदा आ गया तो उसकी मेंबरशिप डिफेक्शन हो जाएगी, अगर 2 आ गए उनकी भी डिफेक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर 3 आ गए, अब इस पार्टी के 1/3 लोग आ गए, अब इन तीनों की डिफेक्शन नहीं होगी क्योंकि नाउ वी हैव अ रीजन टू बिलीव कि देयर एग्जिस्ट सीरियस डिसेंट इन द पार्टी। दूसरी चीज, ये जो है ना एंटी डिफेक्शन जो लगनी थी, एक आ जाता है, दूसरा आ जाता है, 2 आ जाते हैं, ये एंटी डिफेक्शन की फाइनल अथॉरिटी कौन है, कौन बताएगा कि डिफेक्शन हुई है कि नहीं हुई? तो हमने बोला कि बताएगा स्पीकर। स्पीकर इज गोइंग टू बी द फाइनल अथॉरिटी। स्पीकर किसका है, जिसकी सरकार है वही बिठाएंगे स्पीकर को, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी। सो मच सो कि 52nd अमेंडमेंट बोलती कि जो स्पीकर है ना, स्पीकर्स डिसीजन इज केप्ट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। कहते कि ये पार्लियामेंट के अंदर का मैटर है, इस पे जुडिशरी भी नहीं वो कर सकती, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद में जैसा कि आपने अपनी लाइफ में पढ़ा होगा कि किहोटो हॉलहन केस में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर ही कर दिया था कि यार ये नहीं है, जुडिशियल रिव्यू तो भाई बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया था कि यार वी कैन नॉट कंसीडर कि स्पीकर जो है इंडिया में दैट इज गोइंग टू बी अ पोस्ट ऑफ न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो इसलिए दिस इज नॉट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। तो उसके बाद में होना क्या शुरू हो गया कंट्री में, अनफॉर्चुनेटली पहले क्या होता था कि एक बंदा आता था, बहुत सारी डिफेक्शन होती थी, सोचे थे कि यार अब एक बंदा आ जाएगा, 2 आ जाएंगे, 3 थोड़ी आ जाएंगे, तो इस वजह से ये सोचा था। लेकिन भाई मास डिफेक्शन शुरू हो गई, 3 क्या 4 आने लग गए, 3 4 1/3 पार्टीज जाने लगी। तो इसको बोलते थे हम कि पार्टी में स्प्लिट हो गया, दिस इज नोन एज स्प्लिट, कि अगर 1/3 लोग आ गए। इस चीज को एड्रेस करने के लिए 91st अमेंडमेंट लेके आए। ठीक है, ये अमेंडमेंट क्या बोलती थी कि अब हम क्या करते हैं 2003 में कि हम ना स्प्लिट वाला वो खत्म कर रहे हैं, बट एक लूपहोल छोड़ दिया इन्होंने मर्जर का। मर्जर अलाउ किया कि मतलब अगर 10 लोग इधर हैं और 9 इधर हैं और 2/3 इस पार्टी के इधर से जा रहे हैं, मतलब कि 6 पीपल, इफ दे गो देन इट इज वैलिड। अगर एक बंदा चला गया, 2 चला गया, 3 4 5 आउट ऑफ 9, तो फिर क्या होगा, इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। दिस इज नॉट अलाउड, पीपल हैव ट्रस्टेड यू। ये मान लो पॉलिटिकल पार्टी ए है, ये पॉलिटिकल पार्टी बी है, आप पॉलिटिकल पार्टी बी के चुनाव निशान पे चुनाव लड़े थे, लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी बी के हिसाब से आपको कैंडिडेट समझ के वोट डाली थी। सो दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट अलाउड। तो इस तरह से हो गया। लेकिन अगर 2/3 ही चले गए तो उनका मानना है कि फिर तो पार्टी ही मर्ज कर गई ना। अब
पार्टी मर्ज करी है तो वो कोई अर्नेस्ट वैल्यू में ही किसी अच्छे इंटेंशन से की होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि 1 person कैन बी करप्ट, 2 people कैन बी करप्ट, बट वी कैन नॉट से दैट द 2/3 ऑफ द पार्टी इज करप्ट। ठीक है, वी कैन नॉट से दैट एवरीवन इज करप्ट, देयरफॉर हायर द नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड फॉर द मर्जर, लेसर इज द चांस ऑफ करप्शन। तो इस वजह से स्प्लिट को हमने चेंज कर दिया, मर्जर में थोड़ा मुश्किल कर दिया इसको। अब अपने को ये पता हो कि जो एंटी डिफेक्शन है, लेकिन ये सिर्फ इन्हीं पे अप्लाई नहीं होता जो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, और नॉमिनेटेड मेंबर्स पे भी अप्लाई होता है। इन सब के ऊपर कंडीशन होती है कि 6 months के अंदर अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करनी है कर लो, उसके बाद में नहीं तुम कर सकते। ठीक है, क्लियर। अब ये तो हो गया, ठीक है साहब, कि आपने ये सब कर दिया, लॉ ले आए, और होपिंग कि अब ना वो नहीं होएगी, डिफेक्शन नहीं होएगी। लेकिन इसमें आपको एक जो बेसिक सी चीज़ समझनी है ना, कि वो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक अनफॉर्चुनेटली विषय रहता है, इसलिए मैं आपको स्पीकर के साथ में कराया है टॉपिक, कि डिफेक्शन हुई है कि नहीं हुई, ये कौन बताएगा? स्पीकर। ठीक, अब इसको आप ऐसे समझो, इंडिया का पार्लियामेंट, मान लो मोदी जी के पास में 270 एमएलएज हैं या 260 एमएलएज हैं, बाकी हैं कांग्रेस के। मोदी जी को चाहिए 13 और एमएलएज, कांग्रेस से तोड़ के 13 एमएलए इधर आ जाते हैं। अब कांग्रेस तो 2/3 तो नहीं हुआ, ये तो बहुत कम हुआ 2/3 से। इन 13 के ऊपर कांग्रेस बोलती है कि डिफेक्शन लगनी चाहिए। अब ये डिफेक्शन इनके ऊपर वैलिड है कि नहीं है, वो कौन बताएंगे? स्पीकर साहब, ओम बिरला जी। लेकिन वो कौन सी पार्टी से उठ के यहाँ पे स्पीकर बने हैं? बीजेपी से। सो हो क्या जाता है, अनफॉर्चुनेटली 5-5 साल पूरे हो जाते हैं और स्पीकर साहब जो हैं वो इसके ऊपर एक्शन ही नहीं लेते। ठीक है, तो और फिर बोल दिया जाता है कि यार जुडिशरी जो है, जुडिशरी को पार्लियामेंट के अंदर की वर्किंग के ऊपर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द पार्लियामेंट। तो इस पे भी फिर जुडिशरी यही बोलती है, जुडिशरी नॉर्मली बोलती है कि यार हम ना आपके प्रोसीजर्स पे नहीं वो कर रहे, क्वेश्चन कर रहे, पर अगर कोई मैलिफाइड इंटेंशन है उस पे तो हम करेंगे। और हमने देखा कि 1-2 रवि नायक वगैरह केस में, या ये अरुणाचल प्रदेश वाले जो मैं आपको बता रहा था, नामम रबिया केस, इन सब में हमने देखा कि जुडिशरी अब थोड़ा सा एक्शन लेने लगी है, इवन अबाउट द इवेंट्स हैपनिंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द पार्लियामेंट। बट अदरवाइज बाय एंड लार्ज वी जस्ट थिंक कि स्पीकर का जो ऑफिस है ना, उसकी सपोर्ट के बिना डिफेक्शन नहीं हो सकती। तो फिर इसका वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड है पहला तो यही कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस स्पीकर अथॉरिटी, होना क्या चाहिए कि अच्छी खासी पावर ये शेयर होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में। ठीक, इलेक्शन कमीशन शुड बी मेड पावरफुल टू डिसाइड इन केसेस लाइक द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज। दूसरा क्या है ना, जो हमारा ये एंटी डिफेक्शन भी है, ये किस किस बेस पे लगता है? मान लो मैं पार्टी ए से बिलोंग करता हूं, सेशन चल रहा है, मैं एमपी हूं, अगर मैं पार्टी ए के खिलाफ कुछ बोल देता हूं तो भी मेरी पार्टी वाले बोल सकते हैं इसको निकालो, पार्टी से कैंसिल करो, ठीक, इसकी मेंबरशिप। अगर मैं इसके अगेंस्ट वोट करता हूं किसी भी बिल पे, तो भी बोल सकते हैं कि यार इसके ऊपर डिफेक्शन लगेगा, ये अपनी पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है, अपनी पार्टी छोड़ दी इसने एक तरह से, और क्योंकि इसने पार्टी छोड़ दी इसलिए इसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। तो ये गलत है, ये गलत है। ऐसे तो फिर बंदे के पास कुछ हक ही नहीं रहा बोलने का। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना, नॉट ओनली इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द बेसिक फंडामेंटल राइट्स बट आल्सो द प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो इसमें ना हमने जो कंक्लूजन लिख के आना है हमेशा, वो क्या लिख के आना है? वो हम लिख के आ सकते हैं जो लॉ कमीशन ने सजेशन दिया था। लॉ कमीशन बोलती कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको आप रिस्ट्रिक्ट कर दो व्हेन इट कम्स टू मोशन ऑफ थैंक्स, नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड एडजर्नमेंट मोशन। कहने का मतलब क्या है कि वो वाले जब वोटिंग हो रही है ना, मान लो ये 100 बंदे बीजेपी से चुन के आए हैं और ये 100 बंदे कांग्रेस से चुन के आए हैं, जिस दिन ऐसा हो रहा है ना कि आज ये चेक, और मान लो
2 लोग और हैं जो इंडिपेंडेंट आए हैं और उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट कर रखा है, 102 की सरकार बनी हुई है। अब जिस दिन ऐसा हो रहा है ना कि ये चेक हो रहा है कि बीजेपी के पास में 100 प्लस 1 50% प्लस 1 है कि नहीं है, उस दिन एंटी डिफेक्शन लगे। अगर इनका कोई बंदा इनके अगेंस्ट वोट करता है तो उसकी वोट ही कैंसिल हो जाए। अगर इनका कोई बंदे इस तरफ पार्टी शिफ्ट करते हैं तो उसकी वोट कैंसिल हो जाए, एंड लाइकवाइज इधर से कोई इधर होता है। पर इन जनरल मान लो आपका बिल आ रहा है मोटर व्हीकल एक्ट, उसके ऊपर, और वो बिल लेके आया बीजेपी। इन 100 बंदों में से कोई बंदा तो होगा जिसको वो नहीं पसंद आ रहा, उसको हक होना चाहिए बोलने का इसके अगेंस्ट। इसकी वजह से आप ये नहीं कर दोगे कि यार आप बोलोगे कि यार ये लो हम तो जी इसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ ला रहे हैं, तू बोलेगा भी वही जो तेरी पार्टी बोल रही है, तो सांस भी वैसे लेगा जैसे तेरी पार्टी बोल रही है। सो आई लॉ कमीशन सजेस्ट दैट वी शुड रिस्ट्रिक्ट the anti-defection law की application to the motion of thanks, no confidence motion and adjournment motion which makes great deal of sense। ये बड़ा अच्छा कंक्लूजन है anti-defection law को लेके, ठीक है। So in the next video we will start with union executives।